नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं 18 जून से लेकर के 24 जून तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको हम इसमें डील करेंगे। चलिए, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को इसमें चुना गया है और उनका नाम है विवेक अग्रवाल। नाम याद रखिएगा, विवेक अग्रवाल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो देखिए भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली बार किसी भारतीय अधिकारी को FATF में इतने ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया है और ये जून 2027 तक इस पद पर रहेंगे ना, अगले साल तक। पेरिस में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में विवेक अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना गया है। FATF और विवेक अग्रवाल नाम याद रखेंगे, एक IAS ऑफिसर हैं, 1994 बैच के अधिकारी हैं और अभी फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट में संस्कृति सचिव हैं। ओके, अब इसका काम क्या होता है देखिए, FATF जो मैं बात कर रहा था, FATF का ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना 1989 में हुआ था। हेडक्वार्टर पूछ देगा तो इसका आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में है और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं एलिसा डे एंडा मेड्राजो। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट नाम भी पूछ सकते हो। फिलहाल इंपॉर्टेंट है विवेक अग्रवाल क्योंकि जब भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहली बार भारत को इतनी बड़ी उपलब्धि के तौर पे इसे देखा जा रहा है। काम क्या होता है इस संगठन का? तो दुनिया भर में जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले काले धन को जो वैध दिखाने का जो काम करते हैं, उनको रोकने का काम होता है। आतंकवाद को मिलने वाली जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है उसको रोकने का काम होता है। वित्तीय अपराधों पर निगरानी का काम होता है और देश के बीच सहयोग बढ़ाने का काम होता है। तो नाम याद रख लेना, विवेक अग्रवाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 2025 में वोल्फ प्राइज जो कि फिजिक्स का है, भौतिकी का है, वो किसे मिला है? वो जो कि एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, वोल्फ प्राइज फिजिक्स से रिलेटेड है और एक वैज्ञानिक को मिला है जो कि भारतीय मूल के हैं, वो है जयेंद्र के जैन। जैनेंद्र के जैन है, भारत मूल के प्रसिद्ध फिजिक्स वैज्ञानिक है। यरूशलेम में ये प्राइज से सम्मानित किया गया है और ये भौतिकी में ये पुरस्कार पाने वाले भारत मूल के पहले वैज्ञानिक भी बन गए हैं। उन्होंने क्या किया था कि जो कंपोजिट फर्मियम की खोज के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये क्वांटम फिजिक्स की एक बहुत बड़ी पहेली को, उन्होंने पजल को समझाने में मदद करता है जिसे फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था सांभर में, लेकिन वर्तमान में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं और मुंबई का जो लोढ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के संस्थापक डायरेक्टर भी हैं। नाम याद रखेंगे, जयेंद्र के जैन। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला 10वां सदस्य कौन है? साथ ही मध्य एशिया का वो पहला सदस्य है। तो वो कौन है? वो है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान 10th मेंबर ऑफ NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी ताकि जो विकासशील देशों को सड़क, रेल, बिजली, जल परिवहन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इसके लिए ब्रिक्स बैंक ने इसकी स्थापना की थी। NDB की स्थापना कब हुई थी? 2014 को, 15 जुलाई वो तारीख थी और ब्राजील के शहर फोर्टलेजा में आयोजित जो 6वां ब्रिक्स समिट हो रहा था ब्राजील में उस वक्त 2014 में, उस वक्त किया गया था। 2014 में ब्राजील में 6 समिट चल रहा था तब। ज़्यादा ईयर याद रखिए और ब्राजील में हुआ था ये याद रखिए। तो NDB में जो संस्थापक 5 देश हैं, उनके अलावा जो मेंबर हैं, देखिए संस्थापक देश कौन से? ब्रिक्स नाम में छुपा है। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना। जब संस्था होती है ब्रिक बना था और साल 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका और ऐड हो गया था, तो ये बन गया था, ब्रिक्स बन गया था। तो ये संस्थापक देश तो हैं ही इसके, NDB के, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा इसमें अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश भी है, UAE भी है, इजिप्ट भी है, अल्जीरिया है एंड उज्बेकिस्तान भी इसमें है। ब्रिक्स जो है 2024 में, देखिए ब्रिक्स में मैंने फिर बताया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। अब ये मेंबर की बात हो रही है तो इसमें इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, UAE है और अभी रिसेंटली 2025 में इंडोनेशिया भी इसमें ऐड हो गया है। तो ये ब्रिक्स प्लस बन चुका है। तो ये NDB के मेंबर हैं और ये ब्रिक्स के मेंबर, याद रखिए दोनों डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। कीर स्टारमर ने भी PM पद से इस्तीफा दिया है। तो बताना है कि वो किस देश के पीएम है, तो वो है ब्रिटेन के पीएम है। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। तो वो लेबर पार्टी के नेता है कीर स्टारमर और ब्रिटेन के पीएम है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्या कारण है वो एक बार इसको देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, लेकिन पूछ सकता है, फोटो दिखा के भी पूछ सकता है कि
कौन से देश के थे, या कीर स्टारमर का संबंध किस देश से है, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया उनका नाम क्या है, तो वो है कीर स्टारमर। अगला सवाल है, हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी हुआ है, एक इंडेक्स जारी हुआ है, और आपको बताना है कि इस इंडेक्स को कौन सा संगठन जारी करता है, और इस इंडेक्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत इसमें हम पढ़ेंगे। तो जारी करता है WEF, यानी होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स जारी करता है। तो ये रैंक में भारत अभी 17वें स्थान पर है, पिछले साल 72वें स्थान पे था, यानी 2 कदम हम आगे बढ़े हैं। स्कोर हो गया है अभी 54.9 का। ये रैंक बताता है कि कौन से देश पारंपरिक जीवाश्म जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, इसको छोड़ करके जो क्लीन और जो ग्रीन एनर्जी की बात हम करते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी वाली, जो कि हम लोग कितना सफलतापूर्वक उस कदम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पिछले बार 72 थे, अब 70 हुए, यानी हम कह रहा है कि हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे। होप जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, तो हो सकता है आने वाले समय इस रैंक में और हम आगे बढ़ते जाएँ। टॉप में कौन है? टॉप में है स्वीडन, दूसरे में फिनलैंड और तीसरे नंबर पे डेनमार्क। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज है तीनों। और सबसे लास्ट में है 120वें नंबर पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 119वें नंबर पर है बोत्सवाना और 118वें नंबर पर है जमैका। तो जारी कौन करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रहा मोम्बासा घोषणा डिक्लेरेशन जो है, मोम्बासा डिक्लेरेशन का किस देश में अपनाया गया है? तो बताना है, वो अपनाया गया है केनिया में। क्या है मोम्बासा डिक्लेरेशन? आगे देखते हैं। तो देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है मोम्बासा। केनिया में एक तटीय शहर है मोम्बासा, वहां पे 11वां आवर ओशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ओशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तटीय शहर है, तो वहीं से इसका नाम रखा गया मोम्बासा। सवाल ये भी आ सकता है कि मोम्बासा किस शहर में है, किस देश में है, सॉरी। तो बताना है कि मोम्बासा जो है केनिया में है। यहाँ का जो जो अभी डिक्लेरेशन आया कि अवैध मछली पकड़ने को रोकना है, समुद्री पर्यावरण, समुद्री जीवों को रक्षा करना, केनिया के शहर मोम्बासा में स्वीकार किया गया। तो याद रखेंगे मोम्बासा का संबंध केनिया से है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो वो चुना गया है विमल एन पटेल को। विमल एन पटेल जी को चुना गया है। क्या होता है आगे देखते हैं। देखिए, ITLOS क्या है? एक इंटरनेशनल न्यायाधिकरण कोर्ट है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है एक्चुअली ये, लॉ ऑफ द सी। ठीक है, ये इंटरनेशनल कोर्ट है जो समुद्र से जुड़े देशों के बीच होने वाले जो विवाद होता है, जैसे समुद्री सीमाओं का विवाद होगा, समुद्र के जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उसको उपयोग को लेकर के कुछ विवाद है, या समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा को बात को लेकर के होती है, तो इसी में जाता है ITLOS में। तो विमल पटेल जो है 2035 तक, यानी 9 साल तक वो न्यायाधीश रहेंगे। ये बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम याद रखना, विमल एन पटेल। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द सी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी भी होता है, जो समुद्र के उपयोग से जुड़े नियमों की वैश्विक संधि है, और इसे समुद्रों का संविधान भी कहा जाता है। इसमें लगभग 168 कंट्रीज है। भारत ने 1982 में इस पर साइन किया था, और 1995 से इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। हैम्बर्ग जर्मनी में इसका मुख्यालय है, और उपाध्यक्ष है नीरू चड्डा। ये भी और अदर जो डिटेल थी उसके बारे में मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, T20 क्रिकेट की बात आ रही है, स्पोर्ट्स की बात आ गई यहाँ पे। 200 मैच खेलने वाले पहली खिलाड़ी कौन बनी है? 200 मैच, मैंने पुरुष और फीमेल और मेल दोनों मिला करके ये खिलाड़ी, ये काम कारनामा किया है। हमारी हरमनप्रीत कौर ने ये किया है, 200 मैच खेलने वाली है, महिला पुरुष दोनों मिला करके है। वहां कब ये किया गया पूछ दे तो, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है वुमेन्स का, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैच हुआ था मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में, तो वहां पर उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। हरमन के बारे में बात करूं तो ओडीआई डेब्यू उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2009 में किया है, T20 डेब्यू जून 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ किया है। अब बात है कि फीमेल, पुरुष और मेल दोनों का है ये इसमें। मेल में कौन टॉप पे है? तो मेल में जो टॉप पे है वो है पॉल स्टर्लिंग, 163 मैचेस है, काफी दूर है अभी। रोहित शर्मा 159 है, अभी इन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया, तो इनका तो छोड़ दो, अभी 159 ही रहेगा। जॉर्ज ब्रॉकवेल 157 है। पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के बहुत ही दमदार प्लेयर, T20 में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि छोटे देश हैं क्रिकेट में, इसलिए उनका नाम उतना ज्यादा दिखता नहीं है, बट ये है बेहतरीन प्लेयर। तो 163 मैचेस इन्होंने खेला हुआ है। ठीक है, 50 से ज्यादा MCQ है, तो हम लोग फटाफट फटाफट चलेंगे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियों का सही युग्म बताना है, यानी 2 कंपनियां हैं, इनमें से वो कौन सी है बताना है जिनको नवरत्न का दर्जा मिला है। तो वो पहली कंपनी है GRSE, और एक है CPCL। ये कंपनी क्या है, आगे चलिए बात करते हैं। देखिए, सरकार ने जो तेल कंपनी है, जो ऑयल कंपनी है, CPCL यानी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
और जो डिफेंस से रिलेटेड जो सरकारी कंपनी है, कौन-कौन सा? जीआरएसई यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को क्या किया है? 28वां और 29वां बनाया गया यानी सीपीसीएल 28वां हो गया नवरत्न कंपनी और जीआरएसई जो हो गया 29वां नवरत्न कंपनी यानी अभी देश में 29 नवरत्न कंपनी है। 27वां तो रिसेंटली बनाया गया, तो 2-3 महीने पहले नुमालीगढ़ लिमिटेड जो कि असम का है, इसको भी आप याद कर लेना। जीआरएससी का जो स्थापना हुआ था 1934 में, मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। सीपीसीएल जो कि एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओएल की पेरेंट कंपनी की रही है, कई संगठन का हिस्सा है। 1965 में इसका हुआ था स्थापना और चेन्नई जैसे नाम में ही है तो सीपीसीएल चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में चर्चा में रहा कादिया ब्यास रेलवे परियोजना किस राज्य में है? तो ये पंजाब में काफ़ी इतिहास पुराना है इसका 100 साल पुराना। चलिए बात करते क्या है? तो भारत सरकार ने जो पंजाब की कादिया ब्यास रेल लाइन परियोजना है इसको लगभग 100 साल के बाद फिर से शुरू करने का फैसला किया है। रेल लाइन की जो लंबाई है वो 39.68 किलोमीटर है और अनुमानित जो लागत आएगी वो 1400 करोड़ रुपए आएगी। कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? गुरदासपुर जिला है, वहाँ के कादिया में, अमृतसर के जिले से ब्यास जुड़ी है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि कौन से जिलों को कनेक्ट करेगा? गुरदासपुर से आपका अमृतसर, गुरदासपुर में कादिया जिला और कादिया शहर और ये है ब्यास, ठीक है? तो 1928-29 में ब्रिटिश शासन के दौरान मंजूरी मिली थी और 1930 के दशक में इसको बंद कर दिया गया था, उसके बाद फिर भी कुछ चीजें हुई, फाइनली अभी फिर से इसको शुरू किया जा रहा है 2026 में, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला परमाणु इंजीनियर डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? एक सेंटर है परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए, वो किया जाएगा आईआईटी हैदराबाद में। क्या होगा देखिए, फ्रांस के नीस में एक इंडियन इनोवेशन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें आईआईटी हैदराबाद ने सीईपीएल इंडिया और दसॉल्ट सिस्टम के साथ मिल करके एक एग्रीमेंट किया था। आईआईटी हैदराबाद भारत का पहला सीओडीईआईएन यानी सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में स्थापित कर रहा है। ये केंद्र में परमाणु जुड़े जो रिएक्टर्स होते हैं और जो सिस्टम होता है उसका डिजाइन, उसका रिसर्च, उसका ट्रेनिंग किया जाएगा। ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का जो है टारगेट रखा है और इसके लिए हमें स्किल इंजीनियर चाहिए। किस फील्ड में? परमाणु इंजीनियर के लिए, परमाणु इंजीनियरिंग फील्ड में। तो इसके लिए बहुत ये जो इंस्टीट्यूट खुल रहा होगा, इसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आधुनिक तकनीकी फिलहाल उसमें जरूरत होगी, परमाणु कुशल परमाणु स्किल इंजीनियर हमको चाहिए, तो ये बेनिफिट देने वाला है आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, याद रखेंगे, परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र। केंद्र सरकार ने किसे पुनः भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो वो है तुषार मेहता, ठीक है? ये पहले भी थे, दोबारा इनको चुना गया है, तो उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से 3 साल के लिए रहने वाला है। देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, पहला कौन होता है फिर? पहला होता है सबसे बड़ा विधि अधिकारी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल का काम क्या है? इनका काम होता है कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक तो रिप्रेजेंट करना, मंत्रालय को कानूनी सलाह देना, सरकारी कानूनों और नीतियों को अदालत में बचाव करने का काम होता है और महत्वपूर्ण जो संवैधानिक मामले होते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल की सहायता करना होता है। अभी के वेणुगोपाल जो है वो अटॉर्नी जनरल है और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, याद रखेंगे, दोबारा इनकी नियुक्ति हुई है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, कोल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, ये किया जा रहा है झारसुगुड़ा में, झारसुगुड़ा में किया जा रहा है। सवाल है उड़ीसा का, पहले तो पूछ लेगा किस राज्य में हो रहा है, तो उड़ीसा में हो रहा है। तो 20 जून को पीएम मोदी जी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा जिला के लखनपुर में पहली भारत की वाणिज्यिक कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला रखी है। यानी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का ये किया जाएगा। तो इस परियोजना में कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे गैस में बदला जाएगा और इस गैस से अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाएगा और मुख्य रूप से जो फर्टिलाइजर है, जो औद्योगिक विस्फोटों के निर्माण में होता है, परियोजना की लागत करीबन 25,000 करोड़ रुपए है और उत्पादन क्षमता 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट प्रतिदिन होगा। ठीक है, अब देखिए जो भारत की कोल गैसिफिकेशन केमिकल लिमिटेड है, बीसीजीसीएल द्वारा इसको विकसित किया जाएगा, जो कि गेल और कोल इंडिया का क्या है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी। कोल गैसीकरण क्या टेक्निक है, उस पर बात करें तो कोयले को गैस में बदला जाता है, फिर उसी गैस को मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसमें,
कई उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे मेथनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस इस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। फिलहाल आपको याद रखना है कोल टू अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है और ओडिशा में पूछ दिया था झारसुगुड़ा में और झारसुगुड़ा में कहाँ पूछ दिया जा रहा था क्वेश्चन पेपर आया तो लखनपुर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑरिसेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑरिसेंट किस देश का ऐतिहासिक जहाज था? ठीक है, ये है डेनमार्क। डेनमार्क का था ये। भारत और डेनमार्क ने मिलकर के 400 साल पुराने जो डूबे हुए जहाज ऑरिसेंट को खोजने का अभ्यास शुरू किया। 400 साल पहले डूब गया था एक जहाज जिसका नाम था ऑरिसेंट, उसको खोजने का अभियान शुरू किया गया। 1619 में भारत आने वाला पहला ज्ञात डेनिश जहाज माना जाता है। अब भारत आने के बाद ये तमिलनाडु कराईकल के पास निकट समुद्र में डूब गया था। तो जो भारत की एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डेनमार्क का नेशनल म्यूजियम, ये मिल करके इसको खोजेंगे। अवशेष जो भी होगा इसको खोजेंगे। पता चलेगा कि 17वीं सदी में भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार कैसे होता था, समुद्री मार्ग, जहाज, व्यापारिक संबंधों के बारे में और भी नई जानकारी मिलेगी। फिलहाल आपको नाम याद रखना है ऑरिसेंट कौन से देश का है? डेनमार्क का है। भारत बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता में दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो दुनिया का वो 5वां देश बन गया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी सिस्टम का सफल परीक्षण इसने किया है। भारत द्वारा दुश्मन द्वारा छोड़ी गई लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की ये क्षमता रखता है। भारत की मिसाइलों से बचाने वाली सुरक्षा एक तरीके से ढाल की तरह है, ढाल है ये। अगर कोई दुश्मन देश भारत पर परमाणु या लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागता है, तो ये सिस्टम उसे टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर देता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम एक ऐसी मिसाइल होती है जो 5500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकती है और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी पहुंच सकती है। परमाणु हथियार तक ले जाने में सक्षम है और बहुत तेज गति से लक्ष्य पर हमला करती है। तो मैंने बताया कि 5वां हम बन चुके हैं। इससे पहले कौन-कौन कर चुका है? यूएसए, रशिया, इज़राइल, चाइना एंड देन इंडिया। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स का एक है एफआईएच वुमेन्स टीम ने इतिहास रचा था। एफआईएच नेशन कप 2026 किसने जीता? वो जीता हमारी इंडियन वुमेन टीम ने। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। 15 से 21 जून तक हुआ भी न्यूजीलैंड में ही है, ऑकलैंड में हुआ था वुमेन एफआईएच हॉकी नेशन। ठीक है, चौथा एडिशन था ये, चौथा एडिशन हम जीते। पहला एडिशन जो हुआ था 2022 में, वो भी हम जीते जो कि पहला उद्घाटन एडिशन था समझिए। भारत का दूसरा टाइटल है और इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच प्रो लीग 2017 में स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला सवाल है पीएम मोदी ने 21 जून को कोलकाता में भारतीय नौसेना के आईएनएस द्रोणागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का कमीशन किया है। बताना आईएनएस द्रोणागिरी क्या है? क्या सर्वे पोत है? नहीं। पनडुब्बी है? नहीं। विमान वाहक पोत है? नहीं। यह है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल। तो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है वहां पर 3 नौसेना के जो स्वदेशी युद्धपोत थे उसका शामिल किया गया। पहला है द्रोणागिरी, दूसरा है संशोधक, तीसरा है अग्रय आईएनएस। ठीक है, या दूनागिरी आईएनएस दूनागिरी क्या है? नीलगिरी श्रेणी का आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ तकनीक के कारण दुश्मन के रडार को इसे पहचानने में कठिन होता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगी है जो दुश्मनों के जहाज और ठिकानों पर हमला कर सकता है। ठीक है, संशोधक क्या है? ये लड़ाई के लिए नहीं है, ये समुद्र का सर्वेक्षण करने के लिए बनाया गया। इसका काम समुद्र की जो डेप्थ है, समुद्री रास्ते, समुद्री तल, इसका स्टडी करना है और एक बार में 12,000 किलोमीटर तक ये यात्रा कर सकता है। नौसेना और नागरिक दोनों के लिए उपयोगी है। साथ ही अग्रय जो है आईएनएस पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है। इसे उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने सक्षम में ये है और समुद्री माइन से निपटने में ये मदद करता है। नाम याद रखना दोनों के संशोधक और आग्रह कब किया गया था? 21 जून को कोलकाता में किया गया था मोदी जी के द्वारा और उस दिन क्या था? विश्व योग दिवस था। इसका निर्माण कौन किया है? गार्डन रीच शिपबिल्ड्स इंडिया लिमिटेड। कौन सी? कुछ याद है? अभी जो मैंने पढ़ा था जीआरएससी जो कि एक नवरत्न कंपनी बन गई है कोलकाता। इसका मुख्यालय है गार्डन रीच शिपबिल्ड इंजीनियर्स। हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन बना है? तो वो बना है सर्वम एआई। ठीक है, सर्वम एआई बना है एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जिसकी स्थापना 2023 में विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार ने की थी। 234 मिलियन डॉलर लगभग 2000 करोड़ का बड़ा निवेश जुटाया। इस निवेश के बाद कंपनी की कीमत 1.5 बिलियन डॉलर हो गई है। 1 बिलियन डॉलर से जो अधिक मूल्य वाली जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनको कहा जाता है यूनिकॉर्न। ठीक है, सर्वम एआई है। जिस तरीके से एआई में इंडिया भी आगे बढ़ रहा है, इंडिया का एआई है, इसको 100% मेड इन इंडिया एआई स्टार्टअप है। भारतीय भाषा हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि के लिए एआई मॉडल जो एलएलएम जो बोलते हैं, उस पे विकसित किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंगलोर में है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल H561 किस श्रेणी का वाहन है? तो ये होवरक्राफ्ट है। ठीक है, 6 ऐसे होवरक्राफ्ट में ये पहला है। इसे गोवा के चौगले एंड प्राइवेट कंपनी ने बनाया। याद रखना चौगले एंड प्राइवेट कंपनी ने बनाया। एक ऐसा वाहन होता है जो अपने नीचे बनी हवा की परत पर चलता है।
पानी पे भी चल सकता है, इवन उथले पानी में भी चल सकता है, दलदली कीचड़ वाली जगहों पर भी चल सकता है, समुद्र तट पर भी चल सकता है। नाम याद रखिए, क्या है? एयर कुशन इसलिए इसका नाम ही दिया गया, स्वदेशी है और व्हीकल H-56-1, ठीक है? भारतीय तटरक्षक बल के बारे में थोड़ा बात करें, 1977 को ये स्थापना हुई थी, इसकी बनाया गया था, रुस्तम जी समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। पहला जहाज का नाम था आईसीजीएस कुठार। वीए कामत पहले डीजी थे और अभी जो डीजी हैं वो परमेश शिवमणि है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। क्यों बनाया गया था? कि समुद्र में जो तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए भारत के समुद्री संसाधन के रक्षा के सुझाव को उपाय सुझाना था। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब कहाँ विकसित करेगा? तो ये योगी जी के सरकार जहां पर है यूपी में करेगा रक्षा मंत्रालय, ठीक है? तो यूपी गवर्नमेंट और रक्षा मंत्रालय मिलकर के आईआईटी कानपुर में 500 करोड़ की लागत से नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब, ड्रोन बनाए जाएंगे, सैन्य ड्रोन बनाए जाएंगे जिसमें हम आत्मनिर्भर बन सके, वो काम किया जाएगा। सैन्य ड्रोन का डिजाइन और परीक्षण यहाँ पर होगा। काउंटर ड्रोन बनाया जाएगा, डेटा लिंक ग्राउंड स्टेशन विकसित किया जाएगा, रडार से बचने वाले नैनो मटेरियल बेस्ड ड्रोन तैयार किए जाएंगे। स्वदेशी जो यूएवी है या अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, उस तकनीक पर भी रिसर्च करने का काम किया जाएगा। तो आईआईटी यहाँ पे कानपुर यूपी। हाल ही में गठित शॉन कंजर्वेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन, स्नो लेपर्ड, ठीक है? SNOW, स्नो। तो लद्दाख प्रशासन ने 16 जून को शॉन यानी स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी बनाने की मंजूरी दी है। इससे जो लद्दाख के जो पहाड़ी और ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले वन्य जीवों प्रकृति की रक्षा करना है। देखिए भारत में 718 हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड, 477 इनमें से केवल लद्दाख में ही। बहुत दुर्लभ और खूबसूरत जंगली बिल्ली है। अच्छी हिमालय क्षेत्रों में रहता है जहाँ बहुत ठंड और कम ऑक्सीजन होती है। आगे बढ़ते हैं। खान क्वेस्ट 2026 सैन्याभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो वो मंगोलिया में किया जा रहा है। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में किया जा रहा है। 20 से 30 जुलाई तक ये चलेगा और 40 भारतीय सैनिक भी शामिल होंगे। 2003 में ये केवल अमेरिका और मंगोलिया के बीच में होता था, लेकिन 2006 में ये बहुराष्ट्रीय हो चुका है और इसका भी 32वां संस्करण चल रहा है। हाल ही में चर्चा में एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस देश द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय एयरफोर्स एक्सरसाइज है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक। तो 20 जुलाई से 7 अगस्त को होगा, अभी हुआ नहीं है। भारत समेत कई देश की जो एयरफोर्स है वो इसमें हिस्सा लेगी। पिच ब्लैक ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में होता है। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चर्चा में रहा सी किंग, ठीक है? सी किंग समुद्री राजा MK-42B फ्लीट किस भारतीय सशस्त्र बल से संबंधित है? इसका संबंध है नौसेना से। तो इसने 40B हेलीकॉप्टरों को 36 साल की सेवा के बाद ऑफिशियली रिटायर कर दिया, इसलिए खबरों में था। मुंबई के आईएनएस शिप्रा में इसकी अंतिम औपचारिक उड़ान आयोजित की गई। यह बहुउद्देशीय नौसैनिक हेलीकॉप्टर था जो समुद्र में युद्ध और निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हाल ही में भारत ने 9 रिटायर जैगुआर लड़ाकू विमान रिटायर हो चुके हैं। जैगुआर लड़ाकू विमान भारत प्राप्त कर रहा है। कौन से देश से प्राप्त कर रहा है? तो भारत प्राप्त कर रहा है ब्रिटेन से। अब क्यों प्राप्त कर रहा है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए विमान उड़ाने के लिए नहीं खरीदे जा रहे हैं, इसके स्पेयर पार्ट्स निकाल करके भारत के पास जो मौजूदा जैगुआर विमान है उसके मेंटेनेंस के रखरखाव उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जगुआर विमान का उत्पादन कई साल पहले बंद हो चुका है। दुनिया के जो ज्यादातर देश इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है अब भी इसका इस्तेमाल कर रहा है और इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो आसानी से नहीं मिलते और इसी समस्या को हल करने के लिए क्या कर रहा है भारत, जो पुराने जगुआर है उनको खरीद कर उनके जो यूजफुल जो पुर्जे होंगे उनको निकाल के हमारे में यूज करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए ब्रिटेन से ले रहा है 9 रिटायर्ड जगुआर। 1979 से ये भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहे हैं। यूके और फ्रांस ने जॉइंटली इस विमान को डेवलप किया था। दिल्ली एनसीआर में कितने नए नमो शहर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो 4 एनसीआर में की गई है, ठीक है? बात करते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 4 नए नमो शहर बसाने का फैसला किया। ये शहर दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में एक-एक बनेगा। एक्चुअली एनसीआर 4 जिलों में है, ठीक है? एक तो दिल्ली में है ही, हरियाणा में है, यूपी में है और 2 जिले राजस्थान के भी आते हैं, ठीक है? तो जहाँ हर जगह में एक-एक बनाया जा रहा है, ठीक है? याद रखेंगे 4 नमो शहर दिल्ली एनसीआर। फ्रांस के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर किस शहर में बनाए गए? तो फ्रांस के पेरिस में बनाया जा रहा है। बसी सेंट जॉर्ज में बनाया जा रहा है। मंदिर का निर्माण जो है वो भारतीय पारंपरिक जो वास्तुकला के अनुसार किया जा रहा है। भारत के कुशल नागरिकों ने पत्थर पर सुंदर नक्काशी की और ये उद्घाटन सितंबर 2026 में किया जाएगा। मंदिर का निर्माण BATL
एस स्वामीनारायण संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो पूछ सकता है कि कौन से देश में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर की स्थापना शहर बनाया जा रहा है? किस देश में बनाया जा रहा है? तो फ्रांस होगा और फ्रांस में पूछ दिया तो ये शहरों के नाम दे देगा तो याद रखना पेरिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेप्स GRAPES तो ग्रेप्स 3 म्यून टेलीस्कोप परियोजना में भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया है? तो जापान, ठीक है? जापान में किया है। अगला सवाल है एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। पहली बार एशियन सीनियर फेंसिंग यानी तलवारबाजी होती है, इसके चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। 24 जून तक चला नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है? तो फेंसिंग मतलब वही तलवारबाजी, व्हाइट कलर का पूरा ड्रेस रहता है, आप फोटो देखे होंगे, तलवारबाजी करते रहते हैं। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्डन कॉच अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस फिल्म को दिया गया है? तो ये फिल्म का नाम है सिल्वर। कोई इंडिया का फिल्म नहीं है, ये पोलैंड का फिल्म है, डायरेक्टर है नटालिया कॉनिराज। देखिए जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 1990 में शुरू हुआ था, दक्षिण एशिया का सबसे पुराना नॉन फीचर फिल्म माना जाता है और मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन फिल्म दिखाई जाती है और वर्तमान में ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इंडिया का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय इसके तहत काम करता है। पूर्वोत्तर भारत की इकाई की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मेघालय में किया गया। ठीक है, वित्त मंत्री ने इसको उद्घाटन किया है। प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? सफाई करना, सुखाना और पूरा पैकिंग करना। ठीक है, 32 करोड़ की लागत से ये तैयार किया गया है। हर साल यहाँ पर 10,000 मीट्रिक टन से अधिक जैविक मसालों का प्रसंस्करण किया जाएगा। कहाँ पे? मेघालय में, जो नॉर्थ ईस्ट का अपना पहला इकाई भी है सबसे बड़ा। भारत की राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी जीआईसी री ना री जीआईसी जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया सीएमडी किसे बनाया गया है? तो ये नाम याद रख लेना, हितेश जोशी को बनाया गया है। पुनर्बीमा का मतलब होता है जो कंपनियां हम बीमा करवाते हैं उसका भी बीमा करना होता है, बस इतना याद रखिए, हितेश जोशी को बनाया गया है। हाल ही में 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग हमेशा से कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट होता है और हर वीकली करंट अफेयर में जब भी लाता हूँ एक टॉपिक, एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो इस बार जो ये 52 बूटी और जो फैब्रिक है ये बिहार को मिला है जीआई टैग। देखिए बिहार के 3 पारंपरिक उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ठीक है, सबसे पहला है 52 बूटी साड़ी है, फैब्रिक नालंदा। नालंदा अगर आ गया तो शायद पता चल जाएगा कि कहाँ का होगा, लेकिन मान के चलिए नालंदा नहीं आया, 52 बूटी साड़ी बोल दिया तो याद रखना बिहार का है। ये 52 बूटी मतलब 52 प्रकार के पारंपरिक डिजाइन हाथ से बुने जाते हैं। डिजाइनों में कमल, पेड़ पौधे, धार्मिक प्रतीक आदि सब शामिल है और कला मुख्य रूप से बसवन बीघा क्षेत्र में पीढ़ियों से चली आ रही है, तो याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा पत्थर कटली, पत्थर शिल्पकला गया का भी है और पीड़िया चित्रकला जो भोजपुर का है उसको भी जीआई टैग मिला। पत्थर कटली पत्थर शिल्पकला है और पीड़िया चित्रकला है और 52 बूटी साड़ी है। हाल ही में एनएनबीए किसकी अध्यक्षता में एग्रो डाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया? तो वो है पीएल गौतम। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किस देश के 194 साल पुराने जोनाथन कछुआ को दुनिया का सबसे पुराना जमीनी जानवर घोषित किया है? तो ये है सेशल्स। सेशल्स है, याद नाम याद रखना। 1832 में जन्म हुआ था तो 26 में इसकी उम्र 194 साल हो गई है। ये सबसे पुराना जीवित स्थलीय जानवर भी है, सबसे पुराना ज्ञात कछुआ भी है। तो साउथ अटलांटिक ओशन के जो सेंट हेलेना द्वीप है वहां पे सेशल विशाल कछुआ प्रजाति का है। कितना पुराना है? मतलब सोचिए टेलीफोन बनने से भी पहले, एफिल टावर बनने से पहले, टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ तो उससे पहले से ये है, काफी पुराना है। विक्टोरियन युग से लेकर के इंटरनेट युग तक ये समय देख रहा है और इस पे बहुत सारी चीजें रिसर्च कर रही है, डीएनए भी चेक कर रहे हैं साइंटिस्ट कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इतना जीला रहा है। वैसे भी कछुआ लोग का आयु तो लंबा ही होता है। हाल ही में राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल आयोग कमीशन कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सैबल चट्टोपाध्याय को बनाया गया है। ये जो मैं बात कर रहा था नेशनल स्टैटिस्टिकल जो कमीशन है, एक स्वतंत्र सहायता सलाहकार निकाय है और ये सुनिश्चित करता है कि देश में जारी होने वाले सरकारी आंकड़े सही और विश्वसनीय निष्पक्ष हो। रंगराजन आयोजन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, रंगराजन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, 2005 में गठन किया गया और 2006 से काम में शुरू किया गया। नाम याद रख लेंगे, सैबल चट्टोपाध्याय। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के जल संरक्षण परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो हरियाणा के लिए जो जल संरक्षण परियोजना चल रहा है 5,714 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है 4,000 करोड़ रुपए। हाल ही में सुंदर राज पी को किस एजेंसी में इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी बनाया गया है? तो ये बनाया गया एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें सुंदर राज पी के बारे में बात करें 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, छत्तीसगढ़ कैडर से हैं और ये बस्तर में काफी समय तक इन्होंने काम किया। एनआईए ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है, स्थापना 2008 में गृह मंत्रालय के अधीन आता है
और अभी डीजी कौन है? राकेश अग्रवाल। भारत मानक ब्यूरो से 4 प्रमुख आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन-सा बन गया? तो वो बन चुका है उस्मानिया, ठीक है? उस्मानिया बन चुका है, हैदराबाद का है। इंटरनेशनल आईएसओ प्रमाण पत्र मिले इसे 4। मतलब ये है कि विश्वविद्यालय का कामकाज अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल के क्वालिटी मानक के अनुसार है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, 4 आईएसओ मिले हैं, पहला यूनिवर्सिटी है भारत का। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई ने आरबीआई रिलेथॉन कहाँ लॉन्च किया? केरल में लॉन्च किया, ठीक है? वीपो, डब्ल्यूआईपीओ, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। इसकी ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? अडानी है क्या? टाटा है क्या? महिंद्रा है क्या? नहीं, ये आंसर हो जाएगा जियो प्लेटफॉर्म है। तो एक साल में 320 स्थान की छलांग लगाई है और टॉप 20 में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय टेक कंपनी बन चुकी है। ठीक है, वीपो के बारे में बता दूं तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का फुल फॉर्म है। 1967 में इसका स्थापना हुआ था, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और डीजी है डेरेन फैंग। महिला और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस योजना प्रियदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? केरल में किया गया। तो ये क्या सिर्फ केरल के महिलाओं के लिए नहीं, केरल के निवासियों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। महिला और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त यात्रा दिया जाएगा। किस देश ने हाल ही में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप बैन किया है? कई सारे देश ने 15, 14, 16 साल की उम्र के किया है। अभी हाल ही में यूएई ने भी इसको बैन किया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे और ऐसा करने वाला पहला अरब देश है यूएई। देखिए पिछले थोड़ा से पहले ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल की कम उम्र के लिए पाबंदी लगाई। एक एज लिमिट ऑस्ट्रेलिया ने 14 लगाया, न्यूजीलैंड ने 16, फ्रांस ने 15, स्पेन ने 16, इंडोनेशिया ने 16 और अभी रिसेंटली आंध्रा ने भी 13 साल का एक एज लिमिट लगाया है। ठीक है, याद रखेंगे। अभिज्ञान ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस ऐप को लॉन्च किया गया अमित शाह जी ने। पुलिस के लिए एक डिजिटल टूल की तरह काम करेगा। क्या करेगा? देखिए, किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स उसकी पहचान केवल 35 सेकंड में बता देगी। ठीक है, पुलिस किसी संदिग्ध व्यक्ति के फिंगरप्रिंट मोबाइल ऐप से स्कैन करेगी। आप उन फिंगरप्रिंट का मिलान जो राष्ट्र डेटाबेस है उससे करेंगे। अगर व्यक्ति का कोई पुराना आधिकारिक रिकॉर्ड मिल गया, आपराधिक रिकॉर्ड मिल गया, तो तुरंत उसकी जानकारी सामने आ जाएगी। और ये ऐप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के NAFIS यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जुड़ा है। इसमें करीबन 1.29 करोड़ से अधिक अपराधियों का फिंगरप्रिंट और रिकॉर्ड मौजूद है, तो पहचान करने में आसानी होगी। पूरा आसानी मिली जिस हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य संबंधित है? मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में एनसीसी के स्वतंत्र राज्य निदेशालय प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और झारखंड। ठीक है, तो एनसीसी का प्रबंधन निगरानी इससे अब बेहतर हो जाएगा। 17 थे, अब 2 बढ़ गए, तो क्या हो गए? 19 हो गए। स्कूलों और कॉलेजों से जुड़ी जो एनसीसी जुड़ी सुविधाएं आसानी से मिल पाएगी। स्थापना एनसीसी के बारे में बताओ तो 1948 में हुआ था। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वाटर्स अभी डीजी हैं। 20 लाख से ज्यादा अधिक कैडेट इसमें और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लास, ठीक है, उल्लास के तहत देश का पूर्णतः 6वां राज्य कौन सा हो जाएगा? साक्षर हो चुका है, वो हो चुका है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है, 98.7% साक्षरता हासिल कर ली है और इसके साथ ही साक्षर राज्य घोषित हुआ है। इसका मतलब है कि राज्य के लगभग सभी वयस्क लोग अब पढ़ना लिखना और सामान्य जानकारी समझने में सक्षम हो गए हैं। 6वां मैंने बताया, तो इससे पहले गोवा ये हासिल कर चुका है, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल, सिक्किम और अब उत्तराखंड। उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं, अब 6-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 5वां है। ठीक है, तो भारत के 52 विश्वविद्यालय को इस स्थान मिला है और इसके साथ ही भारत दुनिया में 5वां है। देखिए 2017 में केवल 14 था, अब 52 हो चुका है। यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग के साथ भारत उच्च शिक्षा में लगातार मजबूत हो रहा है। यूएसए का 184 संस्था है, यूके का 93, चाइना का 85, जर्मनी का 60 और भारत का 52 हो चुका है। आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वोच्च संस्था रहा है। 52 में भी भारत का कौन सा रहा है? आईआईटी दिल्ली रहा, लेकिन रैंक ग्लोबल 118 है। दुनिया का नंबर 1 जो है अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का है। तीसरे में यूके का इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो वो थी योग फॉर हेल्दी एजिंग। 12वां इस बार मनाया गया, हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा रोल था। 2014 में यूएन में उन्होंने 21 जून को इस दिवस के रूप में मान्यता दी थी और पहली बार 2015 में मनाया गया था। इस बार जो मेन कार्यक्रम हुआ कोलकाता में हुआ है। थीम याद रख लेंगे, योग फॉर हेल्दी एजिंग। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। उन लोगों के सम्मान में जिन्होंने युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, मानव अधिकार के उल्लंघन कर अपना घर देश छोड़ा था।
और 2001 में पहली बार इसको मनाया गया, 2000 में इसको घोषित किया गया था। विश्व ऑटिस्टिक प्राइड डे ये कब मनाया जाता है? ये 18 जून है। क्या इसके बारे में बात कर लेते हैं? तो ये 18 जून को मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करना है, न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, समाज में उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाना और पहली बार 2005 में ब्राज़ील में मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया गया? 22 जून को मनाया गया। ठीक है, वर्षावन पृथ्वी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये उनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है, उसके लिए मनाया जाता है। बिहू पेपा देवरी हथकरघा को जीआई टैग मिला है। बिहू नाम से ही समझ में आएगा कहाँ का होगा, असम का होगा ये। तो अभी असम को 4 जीआई टैग नए मिले हैं, जिसमें पहला है कार्बी अंगलोंग हथकरघा उत्पाद, दूसरा है बिहू पेपा। ये क्या होता है? ये एक्चुअल में भैंस का सींग से बनाया गया एक पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है और बिहू त्योहार में बजाया जाता है। फिर है तीसरा है असमिया बांस शिल्प और चौथा है देवरी हथकरघा। अभी त्रिपुरा का सारिंदा को भी मिला है, पारंपरिक तार वाला वाद्य यंत्र से धनुष से बजाया जाता है। और सारिंदा त्रिपुरा का भी चौथा जीआई टैग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस कब मनाया गया? 23 जून को मनाया गया। हम लोग 21 अप्रैल को मनाते हैं सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल को। और यूएन जो मनाता है लोक सेवा दिवस वो 23 जून को मनाता है। ठीक है, और अच्छा 23 जून को एक और दिन था, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 जून को मनाया गया। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था। जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे 50 से ज्यादा एमसीक्यूज इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए हैं। 18 जून से लेकर के तब तक 24 जून के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे, अपॉइंटमेंट जो भी चीजें थी हमने इंपॉर्टेंट महत्व दिन स्पोर्ट्स सब चीजों को हमने टेक्नोलॉजी सब चीज हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं। ऐसे वीडियोस में लाते रहता हूँ हर, अब हम लोग अगला 25 के बाद से हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। थैंक यू।